7 तारीख से बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन शुरू होने वाले हैं। अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं बक्सर लोकसभा से बसपा के प्रत्याशी श्री अनिल कुमार चौधरी जी। हम इनसे मिलकर चुनाव के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जो बक्सर के बारे में चिंतित रहते हैं, बक्सर को दिखाते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पिछले बहुत दिनों से, मतलब लगभग महीने से या लंबे समय से देखा जा रहा है कि आप लगातार समाज में घूम रहे हैं। अभी इधर बीच लगातार आपका दौरा चल रहा है, मतलब लोगों से संपर्क आपका जारी है। लोगों से मिलते हुए अगर अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है यहाँ की राजनीति को लेकर? देखिए, जनता, बक्सर की जो जनता है, तमाम लोग अपने विकास के लिए चिंतित हैं कि हमारे बक्सर का विकास क्यों नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि तमाम हमारे जो बक्सर के अभिभावक हैं, मेरे भाई हैं, हमारे माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, सब इस बात से चिंतित हैं, दुखी हैं कि आखिर जो यहाँ लगातार सांसद रहे, जो पार्टी यहाँ लगातार सांसद बनाते रही, वो क्यों नहीं हमारे क्षेत्र का विकास की, क्यों नहीं हमारे किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विकास का एक काम। अगर 30 सालों का हम आंकड़ा, चूँकि 30 सालों का आंकड़ा हम लोग के आँख के सामने हुआ है, सारी घटनाएं घटी हैं, तो वो 30 साल में कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो हमें लगे कि हमारे बक्सर के लिए हुआ है। बक्सर शहर की बात हो या बक्सर के गाँवों की बात हो, कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है। तो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और एक ही चिंता सबके मनों में है कि बक्सर का विकास कैसे होगा। और उन लोगों का एक भरोसा भी है कि अगर आप आएंगे, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, अनिल चौधरी जीतेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बक्सर का विकास होगा। और इसके लिए सब लोग हमारे पीछे, हमारी पार्टी के पीछे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, बक्सर लोकसभा का इतिहास देखा जाए तो यहाँ अधिकांश देखा जाता है कि मतलब भारत का ही, लेकिन बक्सर लोकसभा क्षेत्र से बाहर के लोग यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो क्या मतलब बक्सर जो इतना पीछे रह गया है, इसमें ये जो बाहर के लोग हैं इनका भी मतलब यहाँ प्रतिनिधित्व करना एक बिंदु बनता है? देखिए, ये क्षमता है। एक तो बाहरी उम्मीदवार रहेंगे जिन्हें बक्सर की चौहद्दी नहीं पता होगी, बक्सर के गाँवों को नहीं पता होगा, बक्सर के गाँव में क्या विकास चाहिए उन योजनाओं के बारे में नहीं पता होगा। तो जिन्हें पता ही नहीं है हमारे बक्सर के बारे में, तो बक्सर के विकास की बात बेबुनियाद हो जाएगी ना। तो ये झूठे ढकोसलेबाजी वाले नारे देते हैं, प्रधानमंत्री बनाने का नारा देते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से ये बन जाएंगे, आप वोट दे दीजिए, लेकिन स्थानीय मुद्दा पे वो भागते हैं। जो बक्सर के विकास की मुद्दा आती है तो भागते हैं कि आप मोदी जी को देखिए। आज के समय में जो लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी जी को आप वोट दीजिए। तो भाई, ये चुनाव बक्सर के विकास के लिए है, ये चुनाव बक्सर की तमाम माताओं और बहनों के अधिकार के लिए है, एक अस्पताल के लिए है, कॉलेज के लिए है। तो ये लड़ाई तो उस बात की है, ये लड़ाई प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में तमाम वो लोग जो संविधान के साथ खड़े हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले हैं, शहीद जगदेव बाबू को मानने वाले हैं, ललई सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, वो सभी अपने संविधान के लिए चिंतित हैं और इस बार संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, देखा जाए तो इस क्षेत्र में अपनी सरकार 1947 से ही आनी शुरू हो गई। 1947 हम लोग अपने शासन के अंदर हैं। 1947 से लेकर आज 2024 तक देखा जाए तो यहाँ के अगर आप लोकल माहौल को देखते होंगे तो ना आपको कोई ढंग का स्कूल दिखता होगा, ना कोई ढंग का अस्पताल दिखता होगा, ना ही कोई ढंग का कोई उद्योग दिख रहा है। मतलब इन सारे पहलुओं पर आप कैसा देख रहे हैं? मतलब इसमें जनप्रतिनिधि लोग कितना? देखिए, हम तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि हमें मौका कभी नहीं मिला है, लेकिन इस बात से चिंतित जरूर हूँ। मेरा जन्म डुमरांव में हुआ है और डुमरांव में मैं जन्म लिया, पला बढ़ा हूँ डुमरांव में। हमारे बाबूजी वहाँ शिक्षक हुआ करते थे। तो डुमरांव से खासे लगाव है, बक्सर से ही लगाव है, लेकिन डुमरांव से खासा लगाव है। उस डुमरांव में जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। वहाँ कपड़े का फैक्ट्री था और तरह तरह की फैक्ट्रियाँ रहीं।
लेकिन गुलामी के दौरान ये फैक्ट्रियाँ वहाँ काम कर रही थी। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारे बक्सर ही नहीं, बिहार से ही ख़त्म हो गई, लेकिन जहाँ बक्सर में फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी उन फैक्ट्रियों पर तालाबंदी हो गई, वो फैक्ट्री का नामो निशान मिट गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, ये सभी बक्सर को ठगने का काम किए हैं और बक्सर को लूटने का काम किए हैं। नहीं तो हमारा बक्सर आज बहुत विकसित होता। आज अगर चौसा थर्मल पावर, हमारे यहाँ एक उद्योग के नाम पर एकमात्र उद्योग है चौसा थर्मल पावर, और उस चौसा थर्मल पावर की हालात ये है कि उस चौसा थर्मल पावर में एक भी बक्सर का कोई बेटा नौकरी नहीं करता है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश तो है कि हम यहाँ के सांसद हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे, हम यहाँ के विधायक हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। हम अपने बेटा बेटी को नौकरी नहीं दे पाएंगे बक्सर का, तो फिर हमारी सांसदी बेकार है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम अगर सांसद बनते हैं और अगर हमारी कार्य क्षमता अगर ये नहीं हो पाएगा हमसे काम, तो मैं उस दिन सांसदी छोड़ने की बात करता हूँ कि मैं आपका विकास का काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 5 साल का इंतजार नहीं कर पाऊँगा। चूँकि हम काम करने वाले हैं, हम बचपन से संघर्ष का समय रहा है, संघर्ष किए हैं। आज भी जो संघर्ष कर रहे हैं ये विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम बक्सर के विकास के लिए चिंतित हैं और बक्सर का विकास किसी भी परिस्थिति में हो, हम उस विकास के लिए किसी से समझौता नहीं करेंगे। बक्सर का विकास हमारे लिए एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में कॉलेज होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में स्कूलों की हालात बेहतर होनी चाहिए, हमारे क्षेत्र में उद्योग धंधे होने चाहिए जहां हमारे बच्चे और बच्चियां नौकरी करें, हमारे क्षेत्र में नहरों की पानी खेतों तक पहुंचे, हम उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग सब्जियां उगाते हैं और सब्जियों का कोई मंडी नहीं है हमारे यहाँ, न हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज है उन सब्जियों को रखने के लिए। मैं उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ कि हमारे जो सब्जी उपजा रहे हैं हमारे किसान अभिभावक, उनकी सब्जियों को उचित मूल्य मिले, उनकी सब्जियों को रख रखाव की व्यवस्था हम कर सकें। हम वैसा बक्सर बनाना चाहते हैं। अच्छा, देखा जाता है बिहार की राजनीति में जाति एक अपना अलग ही महत्व रखती है, और देखा जाए कि जितने भी ये सब हम लोग पिछड़ेपन का जो एक मुख्य कारण अगर होगा, तो यहाँ जो जहाँ हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, विभिन्न जगहों, मतलब विकास की कोई बात ही नहीं करता चुनाव के समय। क्या आपको लगता है कि जातियाँ यहाँ महत्व रखती हैं? देखिए, जातियाँ महत्व जरूर रखती हैं। जातियाँ बिहार की राजनीति नहीं, अब भारत की राजनीति जो है जातियों पर निर्भर करती है, जातियों के आधार से आगे बढ़ती है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये जो जातियाँ जो निर्भर कर रही हैं, लेकिन आज के समय में सारी जातियाँ अपने विकास के लिए चिंतित हैं, अपने हक और अधिकार के लिए चिंतित हैं, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। आज हमारे बक्सर में बहुत सारी ऐसी मकानें हैं जो झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। क्या उनके तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट हुआ कि उन झोपड़ियों से में रहने वाली हमारी माताएं बहनें कैसे रह पाती हैं? तो हमारा ध्यान उन झोपड़ियों पर है। हम उन झोपड़ियों को भी हटाना चाहते हैं और वहाँ पक्का मकान करना चाहते हैं। हमारा ध्यान राशन में जो समस्या है कि बीपीएल परिवार को आज भी राशन नहीं होता है, नहीं मिल पाता है। वृद्धा पेंशन यहाँ एक समस्या बनी हुई है कि वृद्धा पेंशन 400 रुपये मिलते हैं, वो रुपए भी समय पर परिवार को नहीं पहुँच पाता है और उसमें जो हकदार हैं उनको नहीं मिलता है। तो ये बड़ा जटिल समस्या है कि जो बक्सर में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन परिवारों को वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, हम विधवा पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा क्रिएटेड समस्याएं हैं, ये किया हुआ समस्या है और ये केवल भ्रष्टाचार इसके पीछे छुपा हुआ है कि भ्रष्टाचारियों का बक्सर में इतना बड़ा लॉबी है जो किसी भी योजना को सफल नहीं होने देता है और बिना भ्रष्टाचार का हमारे बक्सर में कोई योजना नहीं हो सकता है। ये स्थिति बनी हुई हमारे बक्सर का। इससे मुक्ति दिलाना हमारा कार्य होगा और इससे हम बक्सर को मुक्ति दिलाना चाहते हैं इन भ्रष्टाचारियों से। अच्छा, आपने अपनी नामांकन की कोई तारीख निश्चित कर रखी है क्या?
नहीं, अभी हमने नामांकन की तारीख निश्चित नहीं की है, लेकिन जल्द ही हम लोग निश्चित कर लेंगे नामांकन की तारीख, और सबको इसकी सूचना भी देंगे हम लोग कि हम लोग नामांकन किस समय करेंगे। चलते चलते अंतिम बात, हमारे माध्यम से आप बक्सर लोकसभा की जनता से क्या अपील करें? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि श्री राम के नाम पर बक्सर की जनता को ठगा गया है। श्री राम की लोग बोलते हैं कि बक्सर श्री राम की शिक्षा स्थली रही है। तो अगर बक्सर श्री राम की शिक्षा स्थली रही है और आज हम बात करें तो बक्सर सबसे पीछे है शिक्षा के पैदान में, तो फिर किस श्री राम के प्रति आप चिंतित हैं? अगर उस श्री राम के प्रति चिंता होती कि हमारे श्री राम यहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे, उनको बढ़िया से स्थापित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बक्सर को ऊपर उठाए होते, तो आज तक आपने क्यों नहीं किया? क्या मूर्ति लगा देने से, श्री राम की अयोध्या में स्थापना हो जाने से हमारा बक्सर खुशहाल हो जाएगा? तो हमारी मानना है कि ये लोग जो आरएसएस के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, ये जनता को गुमराह करना चाहे हैं। श्री राम के नाम पर ये ठगने का धंधा खोल रखे हैं, और श्री राम में अगर आस्था होती इनकी तो निश्चित रूप से बक्सर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होता बिहार में, और बक्सर सबसे आगे होता शिक्षित होने में, लेकिन ये नहीं है, दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बक्सर की तमाम अभिभावकों को, माताओं और बहनों को कहना चाहता हूँ कि मैं बक्सर को अंबेडकर यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ। बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी बना करके हर प्रखंड में कॉलेजों को खोल करके अपनी बहनों को, बेटियों को पढ़ने के लिए वहाँ भेजना चाहता हूँ, कि बेटी और बहन को पढ़ने के लिए बक्सर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हर प्रखंड में एक कॉलेज खुलेगा जहाँ से हमारी बेटी बहन पढ़ करके दुनिया में नहीं, हमारे भाई बेटा भी पढ़ेंगे और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। टेक्निकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, और इन टेक्निकल कॉलेज और कॉलेज के माध्यम से, चूँकि जो बाबा साहब का जो नारा था कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आज हमारे बक्सर में शिक्षा दम तोड़ रहा है। चूँकि कॉलेज नहीं खुल पाने का कारण है कि लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं। हमारे जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास आर्थिक इतनी समस्याएं हैं, जो किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो पढ़ने के मद में उनके पास कोई पैसा नहीं है। और आज बक्सर में कॉलेज नहीं खुलना इस बात का घोतक है कि ये जो सरकारें बनी हैं, ये बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए नहीं, बाबा साहब के सपनों पर पर्दा डालने के लिए बनी है। हम उस पर्दा को हटाकर शिक्षा के क्षेत्र में बक्सर को अग्रणी करना चाहते हैं। किसानों के लिए हर खेतों तक उनके पानी पहुंचाने की मैं सुविधा देना चाहता हूं कि ये बोरिंग करा करके ये समस्या इसका समाधान नहीं किया जा सकता है। हम नहरों का पानी उनके खेतों तक ले जाना चाहते हैं कि हर किसान के खेतों तक बक्सर में नहर का पानी पहुंचे। मैं उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। आज जो अग्नि चारों तरफ आग लगा है, और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था ये है कि आज आग लगा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी, दमकल की गाड़ी एक दिन बाद पहुंचती है। इस व्यवस्था को मैं बदलना चाहता हूं, और चाहता हूं कि बक्सर के हर प्रखंड में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, जहां से जाकर के आग सुलभता से लगने के बाद तुरंत बुझाई जा सके, जहां लाखों और करोड़ों की संपत्ति बर्बाद नहीं हो और किसी भी इंसान का जीवन बर्बाद नहीं हो। मैं उससे बक्सर को मुक्त करना चाहता हूँ। अपने किसानों के लिए जो सब्जियां उगाते हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, और यहाँ एक बहुत बड़ी होलसेल की मंडी बना करके जहाँ से किसानों के लिए आसानी हो उस मंडी में जा कर के अपने फसलों को बेचना, अपने सब्जियों को बेचना, और बेच करके अच्छे मूल्य में बेच करके खुशी खुशी अपने घर जाएं। मैं वो बक्सर बनाना चाहता हूँ। बक्सर आज तक एक भी रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन पाया। मैं उन रेलवे ओवरब्रिज को बना करके लोगों को आवागमन का सुविधा देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि बक्सर को मैं आज शहर कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जो बक्सर की व्यवस्था है वो चारों तरफ जाम की समस्या है। मैं बक्सर को उस जाम से मुक्त करा करके बक्सर को शहर बनाना चाहता हूँ, कि बक्सर आधुनिक शहर हो, जहाँ हर वो व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के कारण
लोग शहर में आते हैं। तो शहर में बनाना चाहता हूँ बक्सर को, और इसके लिए मैं बक्सर में घूम रहा हूँ और लोगों से अपने लिए अपील कर रहा हूँ, अपने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपील कर रहा हूँ, और बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाने के लिए अपील कर रहा हूँ कि इस बार लड़ाई संविधान बचाने की है, और संविधान तभी बचेगा जब हमारी आदरणीय बहन मायावती इस देश का हुक्मरान बने। अच्छा, आपने बाबा साहब की बात की, तो एक आखिरी सवाल है। आपने संविधान बचाने की बात की, राजनीतिक तौर पर जिन बातों को समाज में फैलाया जा रहा है, तो एक तरफ जो एनडीए की सरकार, उस पर संविधान को बिगाड़ने का आरोप लगता है, और बिहार में एक जो इंडी गठबंधन जो है, वो भी संविधान बचाने के नाम पर ही लोगों से अपना मत मांग रहे हैं। नहीं, इन दोनों प्रत्याशियों का आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इन दोनों प्रत्याशियों की बात आप कर रहे हैं। देखिए, ये हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बक्सर की सीट को आरक्षित कर दिया है। बाहरी, एक तो पहली उनकी दावेदारी में बाहरी होना चाहिए, बक्सर का नहीं होना चाहिए, और दूसरा एक ही कास्ट और वो ब्राह्मण होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया से हमारे बक्सर को कोई सांसद मिलता है तो कैसे सबके लिए विकास कर सकता है? बाहरी भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, तो सर्व समाज की बात तो हो नहीं सकती है। सर्वजन की बात तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी की नहीं, तो कैसे सर्वजन का विकास का उनका क्या फॉर्मूला है? और यही कारण है कि ये लोग आज तक बक्सर में, जो भी बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, एक भी ईंट विकास के नाम पर उन्होंने रखने का काम नहीं किया है। और दूसरे प्रत्याशी की बात आपने जो कही, उन प्रत्याशी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो तो विधायक हैं अभी रामगढ़ से, और रामगढ़ से जब विधायक बने तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक, जिनकी जीत की घोषणा हो चुकी थी, अंबिका यादव जी, उनको ये क्या साठगांठ किए, क्या किए कि जीत की घोषणा होने के बाद 8 घंटे 10 घंटे बाद ये किसी तरह से वहाँ से सर्टिफिकेट चुरा करके भागने का इनके ऊपर आरोप है। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप है कि ये विधायक तो ठीक है बन गए, सर्टिफिकेट चुरा के बने हो या चाहे जैसे बने हो, विधायक बन गए, संजोग से कृषि मंत्री बने, लेकिन कृषि मंत्री बन करके रामगढ़ नहीं, हमारे बक्सर में विकास के लिए कृषि में, कृषि के क्षेत्र में क्या उन्होंने काम किया? क्या आज जो चौसा थर्मल पावर में हमारे जो किसान अगर 2 साल से धरने पर बैठे हुए हैं, इनके कृषि मंत्री रहते हुए बैठे थे, तो अगर किसानों के शुभचिंतक रहे होते तो क्या उन किसानों के लिए कभी खड़ा हुए कृषि मंत्री रहते हुए? किन किसानों का जो मांगे हैं जायज़ हैं, उन मांगों को हम दे करके इसको ख़त्म करेंगे। तो जो व्यक्ति कृषि मंत्री रहते हुए हमारे बक्सर के लिए नहर की लंबाई 1 इंच आप नहीं बढ़ा सके, नहरों की पानी ना आप नहीं ला सके, तो फिर किस बात से आप बक्सर के विकास की बात कर रहे हैं? आप के ऊपर जो सबसे बड़ा किसानों के विरोधी होने का चार्ज लगा, वो ये है कि आपने किसानों का धान चुरा लिया है। किसानों का धान चुरा करके आप अपने धन को बनाए हैं। आप पर आरोप है, विधायक जी पर, यहाँ के सांसद जो प्रत्याशी हैं दूसरे इंडिया गठबंधन के, उन पर तो आरोप है कि 4.5 करोड़ का इन्होंने धान चुराया, जिसमें मुकदमा दर्ज है, उसमें चल भी रही है। जो व्यक्ति किसानों का धान चुराया हो, क्या उस व्यक्ति से आप किसानों का भला की उम्मीद कर सकते हैं? तो ये तो यही हो गई ना कि बिल्ली को हमने दे दिया दूध की रखवाली करने का। तो अगर जो बिल्ली को दूध की रखवाली देंगे तो क्या होगा? तो बक्सर की जनता जानती है कि ये कौन लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो बक्सर को छलने का काम किया है, रामगढ़ को छलने का काम किया है। तो रामगढ़ को छलने और ठगने वाले लोग बक्सर के सांसद नहीं बन सकते हैं, ये सत्य है, और निश्चित रूप से जनता यह बात जानती है, और इन दोनों उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, और बीजेपी के उम्मीदवार की तो जमानत जब्त होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बक्सर को ठगने का काम किया है, बक्सर को लूटने का काम किया है, तो निश्चित रूप से उनको इस बार उनकी जमानत जब्त होगी। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे, लेकिन पटकनी खाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी और यहाँ हाथी जीतेगी, और जीत करके बक्सर के विकास की बुनियाद लिखेगी। अच्छा, आपकी लड़ाई आरजेडी से है या जो कुछ और भी निर्दलीय प्रत्याशी घूम रहे हैं उन लोगों? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन एक चूँकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ के पहले सांसद रही है, लेकिन अभी जो लड़ाई की स्थिति जो बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे है और आरजेडी है लड़ाई में, और आरजेडी से लड़ाई होगी और निश्चित रूप से आरजेडी इस लड़ाई में हारने का काम करेगी। ठीक है अनिल जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने हमको इस लायक समझा और हम सबों को बहुजन समाज पार्टी को ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बसपा के उम्मीदवार श्री अनिल कुमार चौधरी जी।